नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे FRBR के बारे में। इसका पूरा नाम है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। ये पुस्तकालय विज्ञान का एक वैचारिक मॉडल है जिसे 1998 के अंदर इफ्ला द्वारा विकसित किया गया था। ये मॉडल इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि एक यूज़र ऑनलाइन लाइब्रेरी कैटलॉग या डेटाबेस में जानकारी को कैसे खोजता है और उसे ये जानकारी किस तरह से दिखाई जानी चाहिए। सरल शब्दों में ये पारंपरिक पुस्तकालय कैटलॉग को आधुनिक डिजिटल युग के अनुकूल बनाने के लिए एक इकाई संबंध मॉडल पर आधारित एक रूपरेखा है। तो आज की इस क्लास में हम इसके 4 मुख्य कार्य पढ़ेंगे और इसके जो संस्थाएं हैं, मुख्य एंटिटीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम, और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण एडिशंस हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं FRBR के बारे में पढ़ना। सबसे पहले इसका पूरा नाम देखते हैं। इसका पूरा नाम है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, और इसका विकास है वो इफ्ला द्वारा किया गया था, और जो इसका प्रथम प्रकाशन था वो KG साउथ द्वारा 1998 में किया गया था। FRBR ये एक वैचारिक इकाई संबंध मॉडल है, यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, जो उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से ऑनलाइन पुस्तकालय कैटलॉग और बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस यानी ग्रंथ सूची डेटाबेस में पुनः प्राप्ति और पहुंच के उपयोगकर्ता कार्यों को आपस में जोड़ता है। यानी जो FRBR है ये एक वैचारिक इकाई संबंध मॉडल है, यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। ये क्या कार्य करता है? ये उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से ऑनलाइन लाइब्रेरी कैटलॉग और बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस में पुनः प्राप्ति को आसान बनाता है, और ये उपयोगकर्ताओं की इन डेटाबेस और लाइब्रेरी कैटलॉग तक पहुंच को सुनिश्चित करता है। यानी जो कोई भी उपयोग करता है वो लाइब्रेरी कैटलॉग और बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस के पास आसानी से पहुंच सकता है। अब हम देखते हैं कि जो FRBR है इसका विकास किस तरह से हुआ था। सबसे पहले 1990 में स्टॉकहोम में इफ्ला UBC यानी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, इफ्ला की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, और UBC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। इफ्ला UBC और इंटरनेशनल मार्क प्रोग्राम तथा इफ्ला डिवीज़न ऑफ बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, इन तीनों के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तनों पर चर्चा की गई थी, और 1991 में एक अध्ययन समूह नियुक्त किया गया था। जो 1990 में स्टॉकहोम में इफ्ला UBC और इंटरनेशनल मार्क प्रोग्राम और इफ्ला डिवीज़न ऑफ बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, इन तीनों के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी में ही इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हुए नए परिवर्तनों पर चर्चा की गई थी, और 1991 में ही एक अध्ययन समूह नियुक्त किया गया था जिसका कार्य था FRBR का विकास करना। अब आगे देखते हैं। बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड के लिए कार्यात्मक आवश्यकताओं पर इफ्ला अध्ययन समूह ने 1996 में मसौदा प्रस्तुत किया, और सितंबर 1997 में इफ्ला कैटलॉगिंग सेक्शन की स्थायी समिति द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था, और FRBR 1998 में प्रकाशित हुआ था। जो इफ्ला अध्ययन समूह नियुक्त किया गया था उसने 1996 में एक मसौदा तैयार किया था, और सितंबर 1997 में इफ्ला कैटलॉगिंग सेक्शन की स्थायी समिति द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था, और 1998 के अंदर FRBR को प्रकाशित किया गया था। आगे देखते हैं। ER मॉडल यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल किसी सूचना डोमेन को एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी जो ER मॉडल है यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ये किसी सूचना डोमेन को 3 रूपों में प्रस्तुत करता है। पहला है एंटिटीज़
दूसरा है एट्रीब्यूट्स और तीसरा है रिलेशनशिप्स। इन तीनों में प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं। ईआर मॉडल को पीपी चेन द्वारा 1976 में प्रस्तावित किया गया था। यानी जो ईआर मॉडल है इसको पीपी चेन द्वारा 1976 में बनाया गया था। अब हम एफआरबीआर के यूज़र टास्क देख लेते हैं। इसके 4 प्रमुख कार्य हैं। पहला है फाइंड यानी खोजना, दूसरा है आइडेंटिटी यानी पहचानना, तीसरा है सेलेक्ट यानी चयन करना और चौथा है ऑब्टेन यानी प्राप्त करना। इन चारों कार्य के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम फाइंड यानी खोज के बारे में। इसमें उपयोगकर्ताओं द्वारा बताए गए खोज मानदंडों के अनुरूप संस्थाओं या सामग्री को ढूंढना। इसमें यूज़र की आवश्यकताओं के अनुरूप किसी भी सामग्री को या संस्था को खोजा जाता है। इसका दूसरा टास्क है आइडेंटिटी यानी पहचानना। इसमें किसी इकाई की पहचान करते हैं। इसमें ये पक्का किया जाता है कि जिस रिकॉर्ड को वो खोज रहा था ये वही सामग्री है या नहीं। इसका तीसरा टास्क है सेलेक्ट यानी चयन करना। उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त इकाई का चयन करना। यानी जो यूज़र है वो अपनी ज़रूरत के आधार पर सही सामग्री को चुनता है इसमें। इसका चौथा टास्क है ऑब्टेन यानी प्राप्त करना। ये वर्णित इकाई को प्राप्त करने और उस तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित है। साफ शब्दों में जिस सामग्री को हमने चुना है ये उसको हासिल करने से संबंधित है। अब हम देखते हैं एफआरबीआर के एंटिटीज़ या कंपोनेंट्स के बारे में। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में एंटिटीज़ मूलभूत वस्तु हैं जो कि स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती हैं, उसे एंटिटी कहते हैं। एफआरबीआर ने कैटलॉगिंग डेटा को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के लिए सभी सूचनाओं को 3 ग्रुप्स में बांटा है। पहला है ग्रुप 1। सबसे पहले हम ग्रुप 1 एंटिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। इसमें 4 कंपोनेंट्स आते हैं जिसमें से पहला है वर्क यानी कार्य। इसमें किसी लेखक या कलाकार की मूल बौद्धिक या काल्पनिक सोच या विचार शामिल है। दूसरा है एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति। एक्सप्रेशन उस विचार को दिया गया एक विशिष्ट रूप है, जैसे उसका अनुवाद, भाषा, ये कैसा है, ये उसका एक्सप्रेशन हो गया। तीसरा है मैनिफेस्टेशन यानी प्रकटीकरण या स्वरूप। इसमें उसका भौतिक या डिजिटल प्रकाशन स्वरूप आता है। इसका चौथा कंपोनेंट है आइटम यानी वस्तु। वस्तु किसी प्रकाशन की एक एकल भौतिक कॉपी है जो लाइब्रेरी की अलमारी में रखी है, जिसका एक विशिष्ट बारकोड है, उसे आइटम कहते हैं या वस्तु कहते हैं। अब हम ग्रुप 2 एंटिटीज़ के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहला है पर्सन यानी व्यक्ति। व्यक्ति जैसे लेखक हो गया, अनुवादक हो गया, चित्रकार हो गया या संगीतकार हो गया, ये सब सारे पर्सन के अंदर आते हैं। इसका दूसरा है फैमिली यानी परिवार। इसका तीसरा कंपोनेंट है कोऑपरेट बॉडी यानी निगम निकाय। इसमें कोई प्रकाशन की संस्था हो गई, सरकारी विभाग हो गया या कोई संगठन हो गया, ये सारे शामिल होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप 3 एंटिटीज़ के बारे में। इसमें पहला है कॉन्सेप्ट्स, जिसे संकल्पना या अवधारणा भी कहते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तु। तीसरा है इवेंट्स यानी घटना और चौथा है प्लेस यानी स्थान। ये सारे तीसरे ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं। अब हम एफआरबीआर के कुछ
अपडेटेड एडिशन के बारे में देख लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं FRAD के बारे में। इसका पूरा नाम है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर अथॉरिटी डेटा। इसका विकास भी इफ्ला द्वारा किया गया था। FRAD की फाइनल रिपोर्ट दिसंबर 2008 को प्रस्तुत की गई थी और इस रिपोर्ट को मार्च 2009 में अप्रूव किया गया था। यानी ये बन तो 2008 को ही गया था, परंतु इसको अप्रूव किया गया था, मान्यता प्राप्त हुई थी मार्च 2009 के अंदर। फिर इसके अंदर जुलाई 2013 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था, यानी संशोधन किया गया था और इसे प्रकाशित किया था KG सौर द्वारा। और ये FRBR का अपडेटेड वर्जन है। इसमें बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड के डाटा के लिए FRBR को परिमार्जित किया गया था। FRAD को FRBR का सुधरा हुआ रूप भी कह सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट एडिशन है FRSAD, यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी डेटा। इसे मूल रूप से FRSAR यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी रिकॉर्ड इस नाम से 2005 में विकसित किया गया था। यानी जो FRSAD है इसका पुराना नाम क्या था, FRSAR नाम से, और इसे कब विकसित किया गया था, 2005 में। और ये भी FRBR का ही एक एडिशन है। FRSAD का विकास इफ्ला द्वारा 2010 में किया गया था। यानी जो FRSAD है इसका प्रारंभ कब विकास किया गया था, 2005 के अंदर FRSAR नाम से इसका विकास किया गया था और फिर 2010 के अंदर जाकर इसका नाम FRSAD कर दिया गया था इसका नाम। इसके बाद इसका एक एडिशन आया FRBROO। इसका पूरा नाम है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये FRBR, FRAD और FRSAD को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था। यानी जो FRBR आया था 1998 के अंदर और उसके बाद FRAD आया था 2008 में, फिर इसके बाद FRSAD आया था 2010 के अंदर। इन तीनों को मिलाकर FRBROO का निर्माण किया गया था। जो FRBROO है इसको 2016 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद FRBR का एक एडिशन आया इफ्ला LRM। ये इफ्ला द्वारा निर्माण किया गया था इसका, और इसका पूरा नाम था इफ्ला लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल। ये अगस्त 2017 में आया था और इसका विकास भी इफ्ला द्वारा किया गया था। तो यहाँ तक हमने FRBR और इसके जितने भी एडिशन थे उनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा FRBR में कि इसका पूरा नाम क्या है। इसका पुराना नाम था फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। इसका विकास इफ्ला द्वारा किया गया था और इसका जो प्रकाशन था वो KG सौर द्वारा 1998 के अंदर किया गया था। और जो FRBR है ये एक वैचारिक इकाई संबंध मॉडल है, यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, जो उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण से ऑनलाइन पुस्तकालय कैटलॉग और बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस में पुनः प्राप्ति को और उपयोगकर्ताओं की पहुंच को सक्षम बनाता है। इसके बाद हमने देखा कि जो FRBR है इसका विकास किस तरह से हुआ था। इसमें हमने देखा कि 1990 के अंदर स्टॉकहोम में इफ्ला UBC यानी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल और इंटरनेशनल मार्क प्रोग्राम और इफ्ला डिवीज़न ऑफ बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, इन तीनों के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन के अंदर ही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हुए परिवर्तनों पर चर्चा की गई थी और 1991 में एक अध्ययन समूह नियुक्त किया गया था इनके द्वारा। और इफ्ला के इस अध्ययन समूह द्वारा ही 1996 के अंदर एक मसौदा तैयार किया गया था, यानी ड्राफ्ट तैयार किया गया था।
जिसे 1997 में इफ्ला कैटलॉगिंग सेक्शन की स्थायी समिति द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था और 1998 के अंदर FRBR को प्रकाशित कर दिया गया था। इसके बाद हमने देखा कि जो ER मॉडल है यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ये किसी सूचना डोमेन को एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके बाद हमने देखा कि जो ER मॉडल है यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, इसे PP चेन द्वारा 1976 में प्रस्तुत किया गया था, यानी इसका विकास PP चेन द्वारा 1976 में किया गया था। फिर इसके बाद हमने देखा FRBR के यूज़र टास्क के बारे में। इसमें FRBR के 4 यूज़र टास्क हैं। पहला है फाइंड। इसमें ये उपयोगकर्ता द्वारा बताए गए खोज मानदंडों के अनुरूप संस्थाओं को ढूंढता है। इसके बाद इसका दूसरा टास्क है आइडेंटिटी यानी पहचानना। इसमें किसी इकाई की पहचान की जाती है जिसको उपयोगकर्ता द्वारा खोजा गया है, उसकी पहचान की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टास्क है सेलेक्ट यानी चयन करना। इसमें उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त इकाई का चयन किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टास्क है ऑब्टेन यानी प्राप्त करना। ये वर्णित इकाई को प्राप्त करने और उस तक पहुंच को प्राप्त करने से संबंधित है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं FRBR के एंटिटीज़ के बारे में यानी कंपोनेंट्स के बारे में। इनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। ER मॉडल में एंटिटीज़ मूलभूत वस्तुएं हैं जो भी स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती हैं, उसे एंटिटी कहते हैं। इन एंटिटीज़ को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप है ग्रुप 1 एंटिटीज़। इसके अंदर वर्क यानी कार्य, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन यानी प्रकटीकरण और आइटम यानी मद, इन चारों को सम्मिलित किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप 2 एंटिटीज़। इसके अंदर है पर्सन यानी व्यक्ति, फैमिली यानी परिवार और नेक्स्ट है कॉर्पोरेट बॉडी, निगम निकाय। ये तीनों इसके अंदर सम्मिलित हैं। फिर नेक्स्ट है ग्रुप 3 एंटिटीज़। इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स यानी संकल्पना, ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तु, इवेंट्स यानी घटना और प्लेस यानी स्थान, ये चारों को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद हमने FRBR के महत्वपूर्ण एडिशंस के बारे में देखा था। इसके बाद हमने देखा इसका पहला एडिशन FRAD के बारे में यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर अथॉरिटी डेटा। इसका विकास भी इफ्ला द्वारा किया गया था। इसकी फाइनल रिपोर्ट 2008 में आई थी और इसे अप्रूव किया गया था मार्च 2009 के अंदर, और इसके अंदर संशोधन किया गया था जुलाई 2013 के अंदर, और इसे भी प्रकाशित किया गया था KG सौर द्वारा। और ये FRBR का अपडेटेड वर्जन है और ये बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड की डेटा के लिए FRBR को परिमार्जित किया गया था, जिसे FRBR का सुधरा हुआ रूप भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद हमने इसका नेक्स्ट एडिशन देखा FRSAD के बारे में। इसका पूरा नाम है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी डेटा। इसे मूल रूप से FRSAR नाम से यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी रिकॉर्ड, इस नाम से इसको 2005 में विकसित किया गया था। FRSAD का विकास इफ्ला द्वारा 2010 में किया गया था। हम ये भी कह सकते हैं कि जो FRSAR था, इसका नाम परिवर्तन करके 2010 में FRSAD बना दिया गया था। इसके बाद हमने नेक्स्ट एडिशन देखा FRBROO। इसका पूरा नाम है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये FRBR और FRSAD को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था और ये 2016 में प्रकाशित किया गया था। यानी इसका जो विकास था ये कब पूर्ण हुआ था? 2016 के अंदर, और इसे प्रकाशित भी 2016 के अंदर ही कर दिया गया था। इसके बाद हमने FRBR का नेक्स्ट एडिशन पढ़ा इफ्ला LRM। इसका पूरा नाम है इफ्ला लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल। ये अगस्त 2017 में आया था, यानी जो इसका विकास था वो अगस्त 2017 के अंदर किया गया था। तो यहाँ पर हमने FRBR और इसके जितने भी एडिशन थे उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। इससे बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने उन दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो लाइब्रेरी बनने का सपना देख रहे हों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।